हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ में आए हैं, और जो कि है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसे हम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के नाम से भी जानते हैं। तो आज हम इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में पढ़ेंगे। क्या होता है, क्या उसकी रेंज है और कैसे ये वर्क करता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये जो फर्स्ट आपको जो ये जो डायग्राम देखने को मिल रहा है, ये बेसिकली आपको हर बुक में देखने को मिल जाएगा। क्या है ये डायग्राम? तो देखो, इसमें क्या है, इसमें अलग अलग रेंजेस, अलग अलग रेज को दिखाया है। एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट जिसे हम यूवी भी कहते हैं, ठीक है। एंड देन इंफ्रारेड है, माइक्रोवेव है, रेडियो है, ठीक है, रेडियो फ्रिक्वेंसी है। और यहाँ पे देखिए आप अल्ट्रावायलेट और विजिबल, एंड देन वाइब्रेशनल है, और यहाँ पे न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस है। तो आपको सभी को आई होप पता होगा कि अल्ट्रावायलेट जिसे यूवी कहते हैं और विजिबल को विजिबल। तो यूवी विजिबल इज आल्सो एक स्पेक्ट्रोस्कोपी है, और जिसकी रेंज 200 से, ओवरऑल रेंज जो है 200 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर तक होती है। अगर हम सिर्फ यूवी रेज की बात करें तो वो 200 से 400 नैनोमीटर तक होती है, और फिर 400 से आगे 800 तक विजिबल रीजन होता है। लेकिन आज के टाइम में जो भी स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज होती है, बेसिकली वो डबल बीम होती है, तो जिसमें यूवी और विजिबल दोनों ही होता है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस है, एनएमआर। बेसिकली ये एनएमआर में यूज होता है, ठीक है। और जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है वाइब्रेशनल इंफ्रारेड, जो सबसे इम्पोर्टेंट आज है, आज के लिए है। तो इसकी रेंज है 2.5 माइक्रोन मीटर टू 15 माइक्रोन मीटर, जिसको हमने पर्टिकुलरली चेंज कर लिया है 4000 से 667 पर सेंटीमीटर में, ठीक है। तो इसको हमने इसलिए चेंज कर लिया क्योंकि जो इस आईआर का स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, तो उसमें हमें जो ग्राफ मिलता है, जो स्पेक्ट्रा मिलता है, बेसिकली वो पर सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग मिलता है, और इससे हमें इजी होता है समझने के लिए। तो इसकी बेसिकली आप रेंज को इस तरह से भी याद कर सकते हैं कि आईआर, अगर कोई आपसे पूछे आईआर की रेंज क्या है, तो आप उसको बता सकते हैं कि 4000 टू 667 पर सेंटीमीटर, ओके। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग देखिए कि ये जो वेव लेंथ है, तो वेव लेंथ जो है लेफ्ट टू राइट जो है, वो है क्या हो रही है, बढ़ रही है, स्ट्रॉन्ग हो रही है। एंड राइट टू लेफ्ट क्या हो रही है, कम हो रही है, ठीक है। यहाँ पे शॉर्ट है और यहाँ पे लॉन्ग है। और ये एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है फॉर वेव लेंथ को वेव नंबर में कन्वर्ट करने के लिए। तो इसके थ्रू हम किसी भी वेव नंबर को हम वेव लेंथ में चेंज कर सकते हैं, या वेव लेंथ को वेव नंबर में चेंज कर सकते हैं फॉर द स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। अभी इस आईआर के बारे में पढ़ने से पहले हम एक इम्पॉर्टेंट चीज बताना चाहते हो कि आईआर जो इंफ्रारेड रेडिएशन है, तो बेसिकली वो कौन से कंपाउंड है या क्या है, या कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जो उसको एब्जॉर्ब करते हैं। तो बेसिकली आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में आईआर जो रेडिएशन है वो ही मॉलिक्यूल्स या वो ही कंपाउंड एब्जॉर्ब करते हैं जिनमें कुल डाइपोल मूवमेंट होता है। और जो जिनमें डाइपोल मूवमेंट नहीं होता है, तो वो आईआर रेडिएशन को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम हाइड्रोजन या Cl2, सॉरी पेन इज नॉट प्रॉपरली वर्किंग, तो Cl2 की बात करें, तो हाइड्रोजन हो गया या Cl2 हो गया, तो ये क्या है, ये सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक में दो हाइड्रोजन से मिले हैं, दो क्लोरीन से मिले हुए हैं, तो इनमें जो है वो डाइपोल मूवमेंट नहीं होगा। तो डाइपोल मूवमेंट नहीं होगा तो ये आईआर रेडिएशन को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, मींस ये आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में कोई भी पीक को शो नहीं करेंगे, ठीक है। अभी आगे हम जब सब एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको बहुत चीजें क्लियर हो जाएंगी कि कैसा स्पेक्ट्रा आता है और कैसे हम फाइंड आउट करते हैं कि कौन सा कंपाउंड किस पीक को शो करता है, किसको नहीं। बेसिकली जो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है, उसका मेन यूज है वो फंक्शनल ग्रुप्स को फाइंड आउट करने के लिए होता है। इससे हम बेसिकली फंक्शनल ग्रुप को इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो आगे देखते हैं।
अच्छा, ये जो है ये क्या है कि आईआर, जब भी हम किसी भी कंपाउंड का आईआर स्पेक्ट्रम देखते हैं तो वो हमें दो फॉर्म में दिखा सकते हैं। वो या तो एब्जॉर्प्शन की फॉर्म में होगा, ठीक है, या तो वो एब्जॉर्प्शन की फॉर्म में होगा या फिर ट्रांसमिटेंस की फॉर्म में होगा। अगर तो एब्जॉर्प्शन की फॉर्म में होगा तो जो हमें पीक मिलेगी वो ऊपर की तरफ मिलेगी और साफ मिलेगी, ठीक है। साफ तो ट्रांसमिटेंस में भी मिलती है, लेकिन इसको हम डिप कहते हैं। बट बेसिकली जो हमें या स्पेक्ट्रम मिलता है वो हमें ट्रांसमिटेंस की ही फॉर्म में मिलता है। दोनों ही स्पेक्ट्रम ठीक हैं, दोनों ही फॉर्म ठीक हैं, और इनमें दोनों में सिमिलैरिटी ये है कि दोनों की इंटेंसिटी सेम होती है। कि अगर अगर हम एब्जॉर्प्शन की बात करें तो पीक जिस इंटेंसिटी पे शो होगी, तो ट्रांसमिटेंस में डिप जो है वो सेम इंटेंसिटी पे ही शो होता है। ये नहीं है कि अगर पीक में इंटेंसिटी कम है तो डिप में ज़्यादा होगी, या वहाँ पे ज़्यादा है तो यहाँ कम होगी। तो दोनों ही फॉर्म में वो सेम टाइप से सेम इंटेंसिटी की पीक्स शो करता है, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि ट्रांसमिटेंस और इंटेंसिटी में क्या रिलेशन है। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये फॉर्मूला है T इज इक्वल टू आई अपॉन आई नॉट, ठीक है। तो T इज फॉर ट्रांसमिटेंस, I फॉर इंटेंसिटी, जो लाइट इंटेंसिटी है जो कि सैंपल में से पास होने के बाद है, एंड आई नॉट इज फॉर बेसिकली इनिशियल लाइट इंटेंसिटी। जो इनिशियली अगर हम किसी सैंपल में लाइट पास कर रहे हैं और उसके बाद उस सैंपल में कितनी लाइट अब्जॉर्ब हो गई और कितनी पास हो गई, तो जो पास हो गई दैट इज ट्रांसमिटेंस, ठीक है। तो ट्रांसमिटेंस और इंटेंसिटी के बीच में ये रिलेशन होता है कि ट्रांसमिटेंस इज इक्वल टू आई अपॉन आई नॉट, ठीक है। और इसके थ्रू जो सेकंड फार्मूला है, इसके थ्रू हम परसेंट ट्रांसमिटेंस भी निकाल सकते हैं, जिसमें हम इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर लेते हैं। एंड अगेन अनदर जो रिलेशन जो फॉर्मूला है दैट इज फॉर रिलेशनशिप बिटवीन एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसमिटेंस। तो जो ये फॉर्मूला है ये एब्जॉर्प्शन और ट्रांसमिटेंस के बीच में रिलेशनशिप को शो करता है कि दोनों कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कैसे कंबाइन है। अगर हमें एब्जॉर्प्शन पता है तो हम ट्रांसमिटेंस को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो A इज इक्वल टू माइनस लॉग टी, बहुत सिंपल बहुत स्मॉल फॉर्मूला है, और जिसके थ्रू आप कुछ न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको जस्ट इसको रिमेम्बर रखना है। और अगर हमें परसेंट की बात करें तो हम सिंपल है, A इज इक्वल टू 2 माइनस लॉग परसेंट टी, ठीक है। तो बेसिकली ये जो 4 फार्मूलाज हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है फॉर द आईआर, ठीक है। आई होप कि इतना आपको समझ में आ रहा होगा। चलो, अगर नहीं समझ में आता है तो आप कभी भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। Now, the next most important point is for the modes of vibration of molecules, ठीक है। अभी आपको पता है कि जो IR स्पेक्ट्रम होता है उसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो वाइब्रेट करते हैं, ठीक है। वाइब्रेट करते हैं तो उनके मोड्स है कि वो स्ट्रेच कर रहे हैं या बैंड कर रहे हैं, और अगर स्ट्रेच भी कर रहे हैं तो किस तरह का कर रहे हैं, सिमेट्रिक कर रहे हैं या असिमेट्रिक कर रहे हैं, ठीक है। तो उसी तरह से बैंडिंग के भी मोड्स होते हैं। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं मॉलिक्यूल्स के वाइब्रेशन के मोड्स के, तो मोड्स ऑफ वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल। बट उससे पहले मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि जो भी स्पेक्ट्रम होता है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है। नॉट आपको विजिबल नहीं होगा, लेकिन हम उसको जब भी किसी आईआर किसी भी मॉलिक्यूल के या किसी भी कंपाउंड के स्पेक्ट्रम को हम पढ़ते हैं तो उसको हम 2 रीजन में पढ़ते हैं। एक रीजन होता है लेफ्ट वाला और एक होता है राइट वाला। तो जो लेफ्ट पार्ट होता है वो 4000 से 1500 पर सेंटीमीटर तक होता है, जिसको हम फंक्शनल ग्रुप रीजन कहते हैं। बेसिकली वहां पे क्या होता है कि आपको जो भी फंक्शनल ग्रुप है उनकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी के साथ में पीक्स मिलती है, जो बहुत ही विजिबल होती है और जो बहुत ही क्लियरली डिफाइन करती है फंक्शनल ग्रुप को, ठीक है। और राइट साइड वाला जो राइट स्पेक्ट्रम होता है उसको हम फिंगर प्रिंट रीजन कहते हैं, जो कि 1500 से 667 पर सेंटीमीटर तक होता है, और बेसिकली इस रीजन में बेंडिंग वाइब्रेशंस आते हैं, ठीक है। तो दोनों ही पार्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है या फंक्शनल ग्रुप इंपॉर्टेंट है या फिंगरप्रिंट इंपॉर्टेंट है। तो दोनों ही पार्ट इंपॉर्टेंट है किसी भी कंपाउंड के आईआर स्पेक्ट्रम को कंप्लीटली पढ़ने के लिए, उसके बारे में जानने के लिए। अगर हमें कोई आईआर स्पेक्ट्रम दिया जाए तो उसको हम पढ़ के हम ये बता सकते हैं कि वो किस तरह का मॉलिक्यूल है, मीन्स वो एसिड
कंपाउंड है, या वो एल्कोहल है, या फिर वो एनहाइड्राइड है, या फिर वो एस्टर है, तो उसको देख के हम बता सकते हैं। तो उसको बताने के लिए हमको क्या होना चाहिए, हमें ये सब पता होना चाहिए कि लेफ्ट स्पेक्ट्रम कहाँ तक है या राइट स्पेक्ट्रम कहाँ तक है। ठीक है, तो चलो अभी हम लेफ्ट स्पेक्ट्रम की बात करते हैं। तो 4000 से 1500 पर सेंटीमीटर। तो इस रीजन में बेसिकली जो पीक्स आते हैं तो वो बेसिकली किसकी वजह से आते हैं, स्ट्रेच की वजह से। ठीक है, तो स्ट्रेच जो होता है वो दो टाइप से होता है, सिमेट्रिक स्ट्रेच और असिमेट्रिक स्ट्रेच। ठीक है, तो सिमेट्रिक स्ट्रेच आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक जो हमारा ये CH2 आप देख लो, यहाँ पे बाकी दो रहने दो, सिर्फ कार्बन के साथ में दो हाइड्रोजन अटैच है। ठीक है, दो हाइड्रोजन अटैच है। तो अगर हम इसके स्ट्रेच की बात करें तो ये दोनों हाइड्रोजन अपनी अपनी तरफ स्ट्रेच कर रहे हैं, अपनी अपनी तरफ खींच रहे हैं, जोर लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, सिमेट्रिक स्ट्रेच मींस दोनों ही अपनी तरफ स्ट्रेच कर रहे हैं। ठीक है, और इसकी जो रेंज है वो आप देख सकते हैं 2853। ठीक है, जो कि है 2853, जिसे हम कह सकते हैं 2853 पर सेंटीमीटर। अब अगर हम असिमेट्रिक स्ट्रेच की बात करें तो असिमेट्रिक स्ट्रेच में देखिए कार्बन है और जो हाइड्रोजन अटैच है, तो ये क्या कर रहा है, ये वाला कार्बन अपनी तरफ इस हाइड्रोजन को खींच रहा है और ये वाला हाइड्रोजन इस कार्बन से अपनी तरफ खींच रहा है। ठीक है, तो ये जो स्ट्रेच है वो कैसा है, वो है असिमेट्रिक स्ट्रेच। मींस पहले कार्बन हाइड्रोजन, एक कार्बन जो है हाइड्रोजन को अपनी तरफ बॉन्ड को खींच रहा है और सेकंड हाइड्रोजन जो है वो कार्बन से अपनी तरफ खींच रहा है। तो बेसिकली ये है असिमेट्रिक स्ट्रेच। और जो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग क्या है कि जो असिमेट्रिक स्ट्रेच की वैल्यू होती है वो सिमेट्रिक स्ट्रेच से हमेशा ज्यादा होती है। ठीक है, तो असिमेट्रिक स्ट्रेच, और यहाँ पे देख सकते हैं कि असिमेट्रिक स्ट्रेच की वैल्यू है 2926 पर सेंटीमीटर। ओके, आई होप कि ये क्लियर हो गया सिमेट्रिक स्ट्रेच और असिमेट्रिक स्ट्रेच। सिमेट्रिक स्ट्रेच मीन्स अगर जो मिडिल कंपाउंड का मॉलिक्यूल है उसके साथ में जो अदर मॉलिक्यूल या एटम अटैच है और वो अपनी अपनी तरफ खींचते हैं तो वो सिमेट्रिक हो गया। ठीक है, और अगर असिमेट्रिक है तो मीन्स कि मिडिल पर्सन जो है वो एक पर्सन से अपनी तरफ खींच रहा है और सेकेंड पर्सन उस मिडिल पर्सन से अपनी तरफ खींच रहा है, तो ये हो गया असिमेट्रिक स्ट्रेच। अब हम बात करते हैं बैंडिंग की। तो जो बैंडिंग वाइब्रेशंस है वो हमें शो होते हैं राइट हैंड स्पेक्ट्रम में और राइट साइड स्पेक्ट्रम में। ठीक है, और जिसको हम फिंगरप्रिंट रीजन कहते हैं। तो जो बैंडिंग होती है, बैंडिंग वाइब्रेशन बेसिकली 4 टाइप के होते हैं, सीजरिंग, बैगिंग, रॉकिंग एंड ट्विस्टिंग। ओके, सीजरिंग आपने सभी ने आई होप कि कैची चलाई होगी और आपको पता है कि कैची के 2 हेड होते हैं, इस तरह से 2 होते हैं, और जब भी हम उसको कैची को ओपन या क्लोज करते हैं तो वो इस तरह से मूव करता है। तो जो सीजरिंग है, तो इसी सीजरिंग जो नेम है इस वाइब्रेशन का, वो बेसिकली कैची के अनुसार ही है। ठीक है, तो सीजरिंग वाइब्रेशन और जो हमें 1450 सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर पे ऑलमोस्ट शो होता है। ठीक है, सेकंड है रॉकिंग। रॉकिंग आपने छोटे बच्चों के खिलौने देखे होंगे कि इस तरह से बॉल होती है और ये 2 बॉल हैं और जो अटैच होते हैं। ठीक है, और बच्चे उसे हिलाते हैं और वो बजते भी हैं, तो वो क्या करते हैं, इस तरह से मूव करते हैं। सॉरी, ठीक है, यहाँ पे दिखा देते हैं। तो वो क्या करते हैं, ये सपोज 2 बॉल हैं और ये मूव कर रहे हैं, तो ये मूव कर रहा है दोनों एक ही डायरेक्शन में। अगर फर्स्ट वाला इधर जा रहा है तो सेकंड भी इधर ही जाएगा, और अगर सेकंड इधर आ रहा है, ये इधर आ रहा है तो ये भी इधर ही जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया रॉकिंग। ठीक है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 720 पर सेंटीमीटर होती है और ये इन प्लेन होता है। ठीक है, इन प्लेन, आउट ऑफ प्लेन, अभी मैं इसके भी बता दूंगी। तो ये है बेसिकली रॉकिंग। सेकेंड, अनदर थर्ड वन इज बैगिंग। बैगिंग क्या होता है कि आप यहाँ पे देखो कि दोनों जो हाइड्रोजन है वो बाहर की तरफ जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम बैगिंग कहते हैं। तो और इसकी जो रेंज है वो है 1250, ऑलमोस्ट 1250 पर सेंटीमीटर। नेक्स्ट इज ट्विस्टिंग। ट्विस्टिंग इज लाइक कि आपने कभी जैसे किसी कपड़े को हम जोर से मरोड़ देते हैं या किसी रस्सी को मरोड़ देते हैं, तो उस एक
को हम राइट में कर रहे हैं और एक को लेफ्ट में कर रहे हैं, तो दैट जो जिसे हम कहते हैं ट्विस्टिंग, मरोड़ना, ठीक है। तो ये ट्विस्टिंग, तो ये हो गया ट्विस्टिंग। और ट्विस्टिंग जो है ये आउट ऑफ प्लेन होता है, ठीक है, जिसे हम OOP भी कहते हैं। आप आगे जो IR स्पेक्ट्रम देखेंगे कंपाउंड्स के, तो उसमें कहीं कहीं पे आपको OOP भी देखने को मिलेगा। तो ये आउट ऑफ प्लेन रीजन है। तो आउट ऑफ प्लेन जो है जो कि क्या है, ये आपको, ये भी इम्पोर्टेंट पार्ट है आपके IR स्पेक्ट्रम का। तो बेसिकली आपको पता चल गया कि मोड्स ऑफ वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने टाइप के हैं। 2 टाइप के स्ट्रेच होते हैं, सिमेट्रिक और असिमेट्रिक, और 4 टाइप के बैंडिंग वाइब्रेशन होते हैं, सीजरिंग, बैगिंग, रॉकिंग एंड ट्विस्टिंग, ठीक है। और बैंडिंग हमेशा राइट हैंड साइड के स्पेक्ट्रम में शो होते हैं, और स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में शो होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स के थ्रू बताया है कि कैसे सिमेट्रिक स्ट्रेच या असिमेट्रिक स्ट्रेच होता है। फॉर एग्जांपल मिथाइल की अगर हम बात करें तो आप देखिए कि तीनों ही हाइड्रोजन जो है वो अपनी अपनी तरफ कार्बन से बॉन्ड को खींच रहे हैं, वो जोर लगा रहे हैं। तो ये जो सिमेट्रिक स्ट्रेच हो गया। लेकिन अगर हम असिमेट्रिक स्ट्रेच की बात करें तो आप यहाँ देखिए कि 2 हाइड्रोजन जो है वो अपनी तरफ खींच रहे हैं, लेकिन एक जो मिडिल वाला हाइड्रोजन है उसको कार्बन अपनी तरफ खींच रहा है, तो ये असिमेट्रिक हो गया। हो सकता है कि मिडिल वाला और ये राइट वाला हाइड्रोजन अपनी ओर बॉन्ड को स्ट्रेच करें और जो थर्ड वन है उसको कार्बन अपनी तरफ खींचे, ठीक है। तो असिमेट्रिक मतलब 2 तो सेम साइड में फोर्स कर रहे हैं, लेकिन एक के ऊपर फोर्स अपोजिट साइड में लग रहा है। इसी तरह से एनहाइड्राइड का देखिए कि एनहाइड्राइड जो है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड दोनों सेम साइड में फोर्स लगा रहे हैं, तो इसकी रेंज है 1760 पर सेंटीमीटर ऑलमोस्ट। बट अगर हम असिमेट्रिक की बात करें तो एक तरफ ऑक्सीजन अपनी ओर जोर लगा रहा है और एक तरफ कार्बन जो है बॉन्ड को अपनी ओर खींच रहा है, तो ये हो गया असिमेट्रिक स्ट्रेच, और इसकी रेंज है 1800 पर सेंटीमीटर। नेक्स्ट इज अमाइनो। अमाइनो में आप देखिए कि जो हाइड्रोजन है वो सेम अपनी ओर फोर्स कर रहे हैं, तो सिमेट्रिक स्ट्रेच है जिसकी रेंज है 3300 पर सेंटीमीटर। और अगर असिमेट्रिक है जिसमें एक हाइड्रोजन नाइट्रोजन की ओर जा रहा है, मींस नाइट्रोजन हाइड्रोजन को अपनी ओर खींच रहा है और एक तरफ हाइड्रोजन नाइट्रोजन की बॉन्ड को अपनी ओर खींच रहा है, तो दैट इज 3400 पर सेंटीमीटर। तो ये असिमेट्रिक स्ट्रेच है। एंड नाइट्रो में देखिए कि आप क्या हो रहा है कि सिमेट्रिक में दोनों ऑक्सीजन जो है अपनी ओर बॉन्ड को स्ट्रेच कर रहे हैं, जो कि रेंज है जिसकी 1350 पर सेंटीमीटर। और असिमेट्रिक में क्या कर रहे हैं, ये नाइट्रोजन एक ऑक्सीजन से बॉन्ड को अपनी ओर खींच रहा है और एक तरफ ऑक्सीजन नाइट्रोजन से बॉन्ड को अपनी ओर खींच रहा है, तो दैट इज 1550 पर सेंटीमीटर। तो बेसिकली अगर आपको रेंज दी हुई हो और आपसे पूछा जाए कि इनमें से कौन सा असिमेट्रिक स्ट्रेच है या असिमेट्रिक स्ट्रेच है, तो आई होप कि आप रेंज से भी पता कर सकते हैं कि कौन सा मिथाइल जो है सिमेट्रिक है या असिमेट्रिक स्ट्रेच को शो करेगा, या एनाहाइड्राइड या कोई भी अदर कंपाउंड की हम बात करें तो, ठीक है। और आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको इतना बेसिक जो चीज़ है वो समझ में आई हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ एग्जाम्पल्स के साथ में आऊँगी, विद स्पेक्ट्रम के साथ में आऊँगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो बिल्कुल भी लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर जरूर करें, और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ओके, थैंक यू, टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।